तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी को, जिसका नाम है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, यानी कि एक सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। मैं हैरान था, अचंभित था ये देख करके कि जिस इंसान ने अदालत में खड़े होकर के अनगिनत कानूनी मामलों को जीतकर पूरे देश में नाम और शोहरत कमाई थी, आज वही प्रख्यात वकील उसी भरी अदालत में जमीन पर गिरा हुआ था। वो इंसान जो कि अपने काम और सफलता के लिए मशहूर थे, जिनकी शानो शौकत के चर्चे होते थे, आज वही इंसान जमीन पर तड़प रहे थे। उनको आराम देने की सभी कोशिशें व्यर्थ लग रही थी और मैं बैठा यही सोच रहा था, नहीं, आप ऐसे नहीं मर सकते। जिस इंसान ने जिंदगी अपनी शर्त पर जी हो, जिसने अपना मुकद्दर खुद लिखा हो, वो इंसान ऐसे नहीं मर सकता। वो इंसान जिसने अपने हुनर, काबिलियत और कठोर परिश्रम से इतनी सफलता और शोहरत पाई हो, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। महान जूलियन से मेरे ताल्लुकात 17 साल पुराने हैं। जब मैंने उनके दफ्तर में काम करना शुरू किया था तो धीरे धीरे हमारे संबंध अच्छे होते गए। शायद मैं उनको सबसे करीब से जानने लगा था। यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही जूलियन है। 17 साल पहले क्या तेज था इनकी आंखों में, मानो पूरी दुनिया इन्हीं पर निर्भर करती हो। हर चीज को अपनी ही शर्तों पर करना, या यूं कहूं कि हर परिस्थिति को अपने काबू में रखना इनकी आदत सी थी। शायद मुझमें भी ना कुछ बात रही होगी, तभी तो इतने सारे लोगों के बीच उन्होंने मुझे चुना, एक मामूली लड़के को जिसका दूर दूर तक चालाकी से कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, बस ये कि मैं अपने बलबूते पर हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़कर आया था। जूलियन के साथ काम करना खुशनसीबी थी मेरी। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो, जितनी शक्ति वो दुनिया को दिखाया करते थे, उनके अंदर उतना ही नरम दिल एक बच्चा छुपा हुआ था, जो कि भावुक भी था और नादान भी, लेकिन वो दुनियादारी की फिक्र से बंधा हुआ था। उनका शानदार भव्य बंगला या चमचमाती लाल रंग की फरारी के पीछे कुछ तो रहस्य था, जो सब कुछ होते हुए भी उनके अंदर एक अजीब सा अकेलापन होने लगा था। कुछ तो राज था जिसका असर उनके काम और व्यवहार दोनों पर दिखने लगा था, और शायद यही उनकी बेचैनी का कारण भी बन रही थी। शायद दुनिया की इस दौड़ में वो पीछे नहीं रहना चाहते थे, तभी तो शोहरत और कामयाबी की भूख उन्हें दिन ब दिन निगल रही थी। ये तुम क्या कर रहे थे जूलियन? सब कुछ तो था तुम्हारे पास, फिर भी ये कैसी भूख थी तुम्हें? क्या कुछ पाना था तुम्हें? क्या चाहिए था तुम्हें? किस चीज की तुम्हें तलाश थी? आधी उम्र के होके भी वो बुजुर्ग लग रहे थे। एक गहरी थकान उनके चेहरे पर हमेशा कायम थी, और साथ ही वो हंसना भी भूलने लगे थे। मुझे अब भी याद है जब वो मुझसे अपने खालीपन की शिकायत करते थे। वो कहते थे कि अब वो वकालत से ऊब चुके हैं। आज दिल का दौरा पड़ने से वही महान इंसान जमीन पर यूं गिरे हुए थे जैसे मानो कि प्रकृति ने उन्हें जिंदगी के असली मायनों से मिला दिया हो। दूसरों के लिए जीना, यही वजह थी जो कि नौजवान जूलियन ने वकील बनने का सपना देखा था। पर अब ये वजह कहीं गुम हो चुकी थी। इस खालीपन के पीछे एक गहरी कहानी थी। कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि मेरे दाखिले से पहले फर्म में जूलियन के साथ एक बड़ी घटना घटी थी, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। तब मुझे ये दीवारें पर्दों से मजबूत मालूम पड़ी। इस राज से मैं अब तक अनजान था। कोई भी उस बात का जिक्र नहीं करता जिसने जूलियन से शायद उनका जमीर छीन लिया। मुझे जानना था कि उस रोज जूलियन के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त की ये हालत की। और आज मेरे ही सामने जूलियन पड़े हुए थे, और मैं हमेशा की तरह कुछ नहीं कर सका। अब कंपनी जूलियन के बिना अपाहिज सी होने लगी थी, और तुरंत ही आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जो कुछ भी कहा गया उसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। सबसे पहले सभी को सूचित किया गया कि जूलियन को दिल का दौरा पड़ा था, और ये कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। और आगे जो मैंने सुना वो शब्द मुझे आज तक याद है। मुझे ये बताते हुए बेहद दुख है कि जूलियन ने हमारे परिवार को अलविदा कहने का निर्णय लिया है। मुझे लगता था कि मैं जूलियन को सबसे करीब से जानता था, पर शायद ऐसा नहीं था। मैं जानता था कि उन्हें ये सब बोझ लगने लगा था, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये नौबत इतनी जल्दी आ जाएगी। हाँ, ये सच था कि देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक महान जूलियन अब कभी वकालत नहीं करेंगे। आज पूरे 3 साल बीत चुके हैं। मुझे आज जूलियन के बारे में सिर्फ इतना पता है कि उन्होंने अपना आलीशान बंगला और उस लाल फरारी को बेचकर मन की शांति के लिए वो भारत रवाना हो गए थे, शायद अपने जीवन के कुछ प्रश्नों के जवाब ढूंढने। तो इन 3 सालों ने मुझे भी काफी हद तक बदल दिया। मैं अपने परिवार के महत्व को समझने लगा हूँ, और कभी कभार आज भी अपनी मसरूफियत से वक्त निकालकर जूलियन को याद कर लेता हूँ। मगर ये जिंदगी मुझे चौंकाना छोड़ दे तो इसे जिंदगी कैसे कहेंगे। तो एक दिन मेरे दफ्तर में लगभग 30 साल का एक नौजवान व्यक्ति आया। वैसे ज्यादा काम होने की वजह से मैं लोगों से कम ही मिलता जुलता हूँ, पर कुछ तो बात थी उस इंसान में जो उस पर नजर पड़ते ही मैं काफी मोहित हो गया। एक अलग सा ही सुकून था उसके चेहरे पर जो उसे बाकियों से अलग कर रहा था। मैं मानो उसकी मौजूदगी से सम्मोहित हो चुका था कि तभी अचानक उस व्यक्ति ने बड़ी ही विनम्रता से मुझसे कहा, क्या आप अपने सभी मेहमानों से इसी तरह पेश आते हैं? जिसने आपको अदालत के दांव पेच सिखाए हैं उनसे भी? ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं चौंक गया। जूलियन, ये तुम हो? हाँ, वो नौजवान सा दिखने वाला व्यक्ति जूलियन है। उत्साह की लहर मेरे अंदर मानो उमड़ती जा रही थी। ये आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे समय लगा ये यकीन करने में, पर ये सच है। एक बदला हुआ जूलियन मेरे सामने इस तरह खड़ा है मानो फरिश्ते भी उसे देख करके शर्मा जाए।
ये शहद सी मीठी आवाज, ये तेज, ये ठहराव। तो आखिर क्या किया था जूलियन ने इन 3 सालों में कि उसे पहचान पाना भी अब मुश्किल हो रहा था। और एक बार फिर जूलियन ने मुझे अचंभित कर दिया। आखिर हिमालय की पहाड़ियों से ये कौन सी संजीवनी बूटी खाकर आए थे। मैं मनी मन ये सोचने लगा, क्या वहां कोई जादुई कुआं है जो इंसान को जवान बना देता है। कैसे ये बुजुर्ग से दिखने वाले जूलियन इस तरीके से बदल गए कि मानो सभी देवी देवता इन्हीं पर मेहरबान हुए हो। आखिर इन 3 सालों में जूलियन कहाँ थे और क्या कर रहे थे, ये सभी सवाल मुझे उत्सुक कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, जूलियन ने मेरे सभी सवाल मानो मेरी आंखों से पढ़ लिए हो। जूलियन ने सबसे पहले ये बात कबूल की कि वो कितने गलत थे। उनकी जिंदगी किस तरीके से खुशी और महत्वपूर्ण सफलता के रास्ते से भटक गई थी। बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें अब कामयाबी की भूख त्यागनी होगी, क्योंकि यही बात अब उनकी जान की दुश्मन बन बैठी थी। उस वक्त जूलियन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, और ये फैसला था अपनी जिंदगी को चुनने का। जी हाँ, एक अजीब सी रौनक थी उनके चेहरे पर जब जूलियन मुझे ये बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने अपना घर और अपनी चहेती लाल फरारी को बेचकर भारत जाने का फैसला लिया। जूलियन किसी बच्चे की तरह उत्साहित होकर के मुझे अपनी कहानी सुना रहे थे, जहाँ सारी जीवन शैली प्रकृति की गोद में खेलती है। किस तरीके से वो गांव गांव में कभी रेल से तो कभी मीलों पैदल चल करके अपना बिखरा हुआ जीवन समेट रहे थे। मैं खुश था कि जूलियन अब दोबारा हंसना सीख चुके थे। जूलियन ने तब मुझे बताया कि जगह जगह घूमने पर उन्हें हिंदुस्तानी सन्यासियों के बारे में पता चला। ये सन्यासी उम्र के मोहताज नहीं होते, और कुछ ऐसे सन्यासी जिन्होंने इंसानी दिलो दिमाग पर काबू करना सीख लिया था। मुझे हैरानी हुई ये जानकर के कि मेरे दोस्त जूलियन इन्हीं सन्यासियों के साथ अपना समय बिताकर आए हैं। उन अध्यापकों के साथ रहकर के आए हैं जो कि बिना दक्षिणा के जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं। तभी जूलियन ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जिसने मेरे पैरों तले जमीन हिला दी। कश्मीर की वादियों में घूमते वक्त वो एक खास योगी से मिले जिन्होंने जूलियन को उम्मीद की किरण दिखाई। जूलियन की तरह वो योगी भी एक सफल वकील थे जिन्होंने मोह माया त्याग करके सन्यासी जीवन को चुना। योगी ने जूलियन को बताया कि कश्मीर से मीलों दूर हिमालय की चोटियों पर सिवाना नाम की एक बस्ती है, जहाँ हिमालय के सबसे आध्यात्मिक सन्यासियों का वास है। ये सन्यासी उम्र के हर पड़ाव को पार कर चुके हैं और कुछ तो अद्भुत शक्तियों के मालिक भी है। वो जीते जी ज्ञान के सागर है जिन्हें आत्मा और शरीर को तृप्त करने के संदर्भ में प्राचीन कला हासिल है। उन सन्यासी को कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता। बस ये सुनते ही जूलियन को मालूम हो चुका था कि अब उनकी मंजिल कहाँ थी, तो बिना वक्त गवाए वो सिवाना की खोज में जुट गए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जूलियन की तलाश भी शुरू हुई। शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया जूलियन की मुश्किलें बढ़ती गई। रास्ते कठिन और जानलेवा बन चुके थे और अब तो खाना और पानी भी काफी नहीं पड़ रहा था। लेकिन जूलियन ने हार नहीं मानी। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर उन खूबसूरत वादियों में अकेले ही चढ़ाई पर निकल पड़े। मैंने दबी हुई आवाज में जूलियन से पूछा कि क्या घर बार छोड़ना कठिन नहीं था। उनका जवाब उनकी ही तरह बेबाक था। जूलियन ने कहा कि मोह को त्यागना उनके जीवन का सबसे कठिन नहीं बल्कि सबसे आसान उपाय था, क्योंकि इसके बदले उन्हें तृप्ति और अपार शांति नहीं मिलती। तो जूलियन कई दिनों तक हिमालय पर भटकते रहे और अंत में उनकी सेहत भी उनका साथ छोड़ने लगी थी। एक मोड़ पर आकर के वो टूट से गए। उनकी आंखों के सामने उनकी पिछली जिंदगी के पल किलकारियां भर रहे थे। वो क्या ढूंढने आए थे यहाँ और क्या उन्हें वो मिल पाएगा। बस यही सोचते सोचते जूलियन की आंखें बंद हो रही थी। लेकिन तभी जूलियन ने अपने सामने एक छवि देखी। मैं ये सोच रहा था कि उस सुनसान और अनजान इलाके में किसी मनुष्य का होना कितना संभव होगा। खैर, जूलियन ने होश संभालते हुए लाल कपड़ों में लिपटे उस व्यक्ति से मदद की गुहार लगाई। जैसे वो व्यक्ति जूलियन की तरफ मुड़ा, उसकी दिव्यता को देख करके जूलियन दंग रह गए। ऐसा अद्भुत स्वरूप जूलियन ने पहले कभी नहीं देखा था, जिससे प्रभावित होकर के जूलियन को ये समझ आ चुका था कि ये सिवान के उन सन्यासियों में से एक होंगे। उस व्यक्ति ने जूलियन से पूछा कि आखिर वो सिवान के सन्यासियों को क्यों ढूंढ रहा है। तभी जूलियन ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई और तब सन्यासी उन्हें एक शर्त पर अपने साथ सिवान ले जाने के लिए राजी हो गए। और शर्त ये थी कि सन्यासी के द्वारा मिलने वाले ज्ञान को दुनिया भर में फैलाना और उन्हीं फलसफों से जरूरतमंदों की मदद करना। तो उस पल से ही सन्यासियों की ही तरह जूलियन का मकसद भी दुनिया को जीने की एक बेहतर जगह बनाना होगा। अब जूलियन ने चैन पाया और सिवान के उस सन्यासी के साथ निकल पड़े। रहस्यमय सिवान तक पहुंचने के लिए कई घंटों तक घुमावदार और जटिल रास्तों को पार करके जूलियन और सन्यासी एक हरी भरी घाटी में पहुंच गए। एक तरफ हिमालय की ऊंची पर्वतमाला तो दूसरी तरफ चीड़ के घनघोर पेड़। इन दोनों के सम्मेलन ने घाटी की सुंदरता को अद्भुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। बस अब यही वो पल था। जूलियन का इंतजार खत्म हुआ जब सन्यासी ने उनसे कहा, सिवान में आपका स्वागत है। यहाँ दोनों फिर घाटी की ओर बढ़ने लगे जो जंगल से होकर गुजरता था। चीड़ और चंदन के पेड़ों की खुशबू ने पूरे वातावरण को सम्मोहक कर दिया था। जंगल में चहचहाते पंछी मानो पेड़ों पर नाच रहे हो। धरती पर अगर स्वर्ग होता तो शायद ऐसा ही होता। कुछ दूरी तक चलने के बाद आखिरकार सिवाना नामक वो बस्ती जूलियन के बिल्कुल सामने थी। गुलाब के फूलों से सजी हुई इस बस्ती के बीचों बीच एक मंदिर बना हुआ था। इस बस्ती का हर व्यक्ति एक सन्यासी था। हर एक के चेहरे पर हंसी और मुस्कुराहट थी। जूलियन को ऐसा लग रहा था कि मानो तनाव नाम की बीमारी तो इस गांव में थी ही नहीं
और ना ही कभी किसी ने तनाव अनुभव किया होगा। जैसे जैसे जूलियन ने यहाँ पर समय बिताया, उसे इस जगह की दिव्यता और अद्भुतता का एहसास होने लगा। मानो यही वो जगह थी जो जूलियन की खोई हुई जीने की चाह को दोबारा जगा सकती थी, जो कि अपनी कारोबारी जिंदगी में गुमराह होकर उन्होंने त्याग दी थी। तो इसी तरीके से जूलियन के जीवन की एक नई शुरुआत होने लगी, जो उसके पिछले जीवन से बिल्कुल अलग और काफी असाधारण थी। जूलियन की अविश्वसनीय कहानी सुनते सुनते कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। एक वक्त के लिए ऐसा लगा कि मानो मैं भी उन्हीं के साथ हिमालय की सैर पर था। लेकिन अब जूलियन का बदला हुआ व्यक्तित्व मुझे भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। अब तो मेरा भी मन है इस सम्मोहित तृप्ति को अनुभव करने का, पर मुझे अदालत में होने वाली कल की सुनवाई की तैयारी करनी है। पर आज जूलियन की बातों ने, उसकी अधूरी कहानी ने मुझे आईना दिखाया है। ये एहसास दिलाया है कि कहीं ना कहीं मैंने भी पुराने जूलियन की ही तरह अपने कल वाले व्यक्तित्व को खो दिया है। कभी मुझे भी छोटी से छोटी चीज में खुशी मिलती थी और अब मुझे उस एहसास की झलक भी याद नहीं है। मेरी रुचि को भांपते हुए जूलियन ने अपनी कहानी की गति बढ़ाई। सिवाना समुदाय के लोगों ने अपना स्नेह जूलियन के प्रति व्यक्त करते हुए उन्हें अपने समुदाय का हिस्सा बना लिया। जूलियन अपने ज्ञान को बढ़ाने हेतु अपने तन मन से हर एक पल योगी की तरह बिताने लगे। उन सन्यासियों का वो ज्ञान कई वर्षों की कठोर तपस्या का नतीजा था और वो सब उस ज्ञान को जूलियन के साथ बांटने के लिए तैयार थे, और वो भी बिना किसी संशय के। जूलियन उन सन्यासियों के साथ बैठकर के जीवन के कई अद्भुत विषयों पर विचार करते जो उन्होंने जीवन में प्राप्त की थी। जल्द ही जूलियन समझ चुके थे कि वो अपने मन को विचलित होने से कैसे रोक सकते हैं। जैसे जैसे दिन रात महीने बीतते गए, जूलियन को एहसास होता चला गया कि अब उनके अंदर एक क्षमता है जिसे वो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग में ला सकते हैं। सिवाना के पहले 3 हफ्तों में ही जूलियन को अपने अंदर एक बदलाव महसूस होने लगा। उनको हर एक छोटी से छोटी चीज में आनंद आने लगा, चाहे वो अंधेरे में चमचमाते सितारे हो या फिर मकड़ी का एक जाला ही क्यों ना हो। उन्होंने बताया कि कुछ महीनों में ही उन्हें मन की शांति और आत्मा की तृप्ति का एहसास होने लगा, जो उन्होंने कई सालों तक शहर में रहकर अनुभव नहीं किया था। अंत में जूलियन को अपने जीवन की कीमत का अंदाजा हुआ और अपनी असली मंजिल का एहसास हुआ। ये सब उन साधुओं की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। मधुर आवाज में उन्होंने ये भी बताया कि हमें पहले अपने मन और आत्मा को तृप्त करना आना चाहिए, तभी हम अपने जीवन और अपने सपनों को जी सकते हैं। तभी अचानक जूलियन ने जाने की बात की, क्योंकि मेरे दफ्तर का समय हो चुका था। मेरी बहुत विनती करने पर भी वो नहीं रुके। उन्होंने कहा कि तुम्हें और तुम्हारे समाज को बुद्धिमत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपना ज्ञान जरूर बांटूंगा। वो मेरे दफ्तर से तो जा चुके थे, लेकिन अपनी छाप मुझ पर छोड़ चुके थे। और मैं अपना सर पकड़कर सोचने लगा कि मेरी दुनिया कितनी छोटी थी। मुझे आज एहसास हो रहा है कि बचपन में जो उल्लास और मासूमियत मुझमें थी, अब वो नहीं रही। और किसे पता कि शायद जूलियन की ही तरह मैं भी किसी दिन ये सब दुनियादारी छोड़कर उन्हीं की तरह तृप्ति की तलाश में कहीं दूर निकल जाऊं। तो इन सभी ख्यालों के साथ मैं अपने दफ्तर से बाहर निकला और तेज धूप में अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। जैसा कि जूलियन ने कहा था, वो शाम को मेरे घर पहुंच गए। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, जूलियन को लाल रंग की एक अजीब सी पोशाक में देख करके मैं हैरान हो गया। जूलियन से दोबारा मिलने की उत्सुकता में दिन भर में मैं मुश्किल से कुछ काम कर पाया था। इसीलिए जूलियन ने भी बिना वक्त गवाए उन रहस्यों को मेरे सामने एक एक करके खोलना शुरू किया और अपनी अधूरी कहानी के बारे में बताने लगे। पर न जाने क्यों मेरे मन को अभी भी जूलियन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक से मेरे मन में एक उलझन सी आने लगी। क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ ये वकील सच में अपना घर बार त्याग सकता है? कहीं जूलियन मुझसे कोई शरारत तो नहीं कर रहे थे? लेकिन फिर जूलियन ने मेरा शक दूर किया। जूलियन शांति से चाय की प्याली में चाय भरने लगे। चाय प्याली में भरकर गिर रही थी, पर जूलियन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर मेरे सब्र का बांध टूटा और मैंने पूछ ही लिया, ये क्या कर रहे हो तुम? इसमें और चाय नहीं आएगी, ये भर चुका है। और जूलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरीके से इस भरी हुई चाय की प्याली में और चाय नहीं आ सकती, उसी तरीके से तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे अपने ही ख्यालों से भर चुका है। ऐसे में नया ख्याल उसमें कैसे भर सकते हो तुम? उसकी बातों की सच्चाई सुनकर मैं थमसा गया। मुझे यकीन दिलाने के बाद आखिरकार जूलियन ने मुझे बताया कि किस तरीके से सिवाना के उस सन्यासी से जीवन का सबसे अहम और सबसे बड़ा ज्ञान हासिल हुआ, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। और ये ज्ञान था जीवन के उन अनमोल 7 सिद्धांतों का। जूलियन ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मानो कि वो इस दुनिया से परे वापस हिमालय की उन्हीं वादियों में चले गए हो। उन्होंने मुझे भी अपनी आंखें बंद करके वो जो बता रहे थे उसकी कल्पना करने को कहा। ये वही कहानी थी जो सन्यासी ने जूलियन को सुनाई थी, और अब यही कहानी जूलियन मुझे सुना रहे थे। जूलियन कहने लगे, तुम एक शानदार हरे भरे और सुंदर बगीचे में बैठे हो। पूरा बगीचा बहुत ही सुंदर फूलों से भरा हुआ है। तुम्हारे आसपास सब कुछ बहुत शांत है। इस बगीचे में तुम सच का स्वाद लो, मानो जैसे कि तुम्हारे पास समय ही समय है। अब सामने की ओर तुम्हें एक लाल रंग का बड़ा सा लाइट हाउस नजर आता है, और अचानक से उस बगीचे की शांति भंग हो जाती है। तभी एक दरवाजे के टूटने की आवाज आती है, जिसमें से एक सूमो पहलवान बाहर आता है और बगीचे के बीचों बीच घूमने लगता है। उस सूमो पहलवान ने एक पतली सी तार का लंगोट बनाकर पहन रखा है। जैसे ही सूमो पहलवान आगे बढ़ता है, उसे अपने सामने एक सोने की घड़ी दिखाई देती है, जो मानो कई साल से वहीं पर पड़ी हो। उस घड़ी पर पैर पड़ते ही वो सूमो पहलवान गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद सांस लेते ही उसे गुलाब के फूलों की सुगंध आती है और वो तुरंत से वापस खड़ा हो जाता है। होश संभालते हुए वो आसपास देखने लगता है और उसे झाड़ियों में से एक रास्ता दिखता है
जो ढेर सारे हीरो से भरा पड़ा है। बिना वक्त गवाए वो सूमो पहलवान उस रास्ते पर निकल पड़ता है और तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाता है। ये कैसी अजीब सी कहानी थी? क्या तुम इस कहानी को सुनने इतनी दूर गए थे? मैंने जूलियन से बड़ी ही बेबाक आवाज में पूछ लिया। इस पर जूलियन ने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा कि उसने भी सिवाना के सन्यासी से कुछ ऐसा ही पूछा था जब उस महान सन्यासी ने जूलियन को ये कहानी सुनाई थी, और मैंने भी जूलियन की तरह ही कहानी में छुपे हुए उन 7 सिद्धांतों को नजरअंदाज कर दिया था। और अब बारी थी जिंदगी के इन्हीं छुपे हुए 7 सिद्धांतों को जानने की। पहला सिद्धांत, इस काल्पनिक कहानी में बगीचा हमारे मन को दर्शाता है। अगर आप अपने मन को विचलित होने से रोकते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे उपजाऊ बनाते हैं, तो तुम्हारा मन तुम्हारे विचारों से कई ज्यादा खिलेगा। और अगर तुम उसमें गलत विचार पालते हो तो तुम्हारे मन के बगीचे में नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिविटी पैदा होगी। एक बगीचे में हम जैसे बीज बोते हैं, हमें उसी तरह के फल और फूल मिलते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जब हम अपने दिमाग में लगातार सकारात्मक बातों के बारे में सोचते हैं, तो हमारा दिमाग भी उसी खूबसूरत बगीचे की तरह हमें अंदर से संतुष्ट और उपजाऊ रखेगा। लेकिन अगर हम अपने अंदर नकारात्मक विचार भरते हैं तो इसका अंजाम भी गलत ही निकलता है। हमारे जीवन में गलतियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें हमारे जीवन के हर एक सबक से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, और यही है हमारे जीवन का पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, इस कहानी का दूसरा सिद्धांत छुपा हुआ है उस लाइट हाउस में, जो कि हमारे जीवन के सभी उद्देश्यों को दर्शाता है। जिस तरीके से एक लाइट हाउस सटीकता से किसी भी नौका या जहाज को अपनी रोशनी से सही रास्ता दिखाता है, ठीक उसी तरीके से हमें भी अपने जीवन के लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं की ओर सटीकता से बढ़ना चाहिए। उन्हें पूरी तरीके से जानना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। भले ही इसमें देर लगे, लेकिन एक न एक दिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए एक जुनून की बहुत जरूरत है, और उस जुनून को पाने के लिए हमें अपने अंदर आत्मशक्ति और धैर्य का निर्माण करना आना चाहिए। ये करने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं। पहला, हमें हमारे मन में अंतिम परिणाम का साफ चित्रण रखना होगा। उस इनाम की कल्पना करनी होगी जिससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। दूसरा, हमें हमारे ऊपर सकारात्मक दबाव बनाए रखना होगा जिससे कि हम हमारे लक्ष्य के मार्ग से भटक न जाएं। तीसरा, मंजिल हासिल करना। यही एक महत्वपूर्ण चीज नहीं है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक निर्धारित समय भी तय करना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे जीवन में कई सारे लक्ष्य हैं जिसे हमें पाना है। चौथा, अपने लक्ष्य को किताब में लिखकर रखे और रोज सुबह उठकर के उस किताब को खोलकर देखे, जिससे तुम्हारे अंदर अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की प्रेरणा बनी रहेगी और तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। पांचवा, 21 अंक का जादुई नियम। ये सब तकनीक और जादुई नियम तुम्हें लगातार 21 दिनों तक और निरंतर एक ही समय पर करना होगा, जिससे कि वो बात तुम्हारे रोजाना नियम यानी कि रूटीन का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। आगे है तीसरा सिद्धांत। जिंदगी का वो तीसरा सिद्धांत कहानी में अजीब से दिखने वाले सूमो पहलवान केंजे से जुड़ा हुआ है। केंजे एक जापानीज चिन्ह है जिसका मतलब होता है निरंतर सीखना और निरंतर सुधार करते रहना। एक सूमो पहलवान को अपनी खुराक के साथ साथ अपने अनुशासन का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ठीक इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में मेहनत के साथ साथ अनुशासन का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने मन को काबू में रखना भी आना चाहिए। हमें उसे अपने शरीर का एक अहम हिस्सा बना लेना होगा। कामयाबी हमेशा हमारे ही भीतर से आती है। हम अपने आप को और अपने विचारों को कैसे रखते हैं, कामयाबी उस पर निर्भर करती है। हमें हमारे मन और आत्मा को निरंतर शुद्ध करते रहना चाहिए। तुम्हारे सामने कई कठिनाइयां आएगी, पर उनसे घबराने से उनका समाधान नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति अपने डर पर काबू पा लेता है वो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। चौथा सिद्धांत समझ आता है उस सूमो पहलवान के लंगोट में। जी हाँ, वो लंगोट जो कि पतले तार से बनी हुई थी। कोई भी तार ढेर सारे पतले तारों को जोड़कर बनती है। भले ये पतली तारें अपने आप में कमजोर हो, लेकिन साथ मिलने पर ये एक मजबूत तार बनाती है। तो ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन में वो बहुत सारी छोटी लेकिन अच्छी आदतें होती है जिन पर अक्सर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये सभी साथ मिलकर के एक बड़ा फर्क लाती है। फिर चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या फिर पौष्टिक खाना खाना हो। ये सभी आदतें भले ही ज्यादा बड़ी ना लगती हो, लेकिन एक लंबे समय के बाद यही चीजें आपको एक बेहतर इंसान बनाती है और आपकी सफलता को तय करती है। अपने अंदर हमेशा एक सकारात्मक इच्छा शक्ति का संचार बनाए रखे, जिससे कि आत्मा हमेशा शीतल बनी रहेगी। पांचवा सिद्धांत। इस कहानी का 5वां सिद्धांत उस सोने की घड़ी से जुड़ा हुआ है जिसे उठाते वक्त सूमो पहलवान गिर जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये घड़ी हमारे जीवन के समय को दर्शाती है। अमीर हो या गरीब, सभी के पास हर रोज 24 घंटे ही होते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बेवजह काम टालने की आदत होती है। ये सरासर वक्त की बर्बादी है। समय का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि हम हर समय काम ही काम करें, लेकिन अपने काम, सामाजिक जिंदगी और परिवार के बीच इस समय का एक अच्छा संतुलन बनाएं। क्योंकि हर सफल इंसान दिन में उसी 24 घंटे में वो सब कुछ कर लेता है जिसके बारे में हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं। तो एक बार समय हमारे हाथ से फिसल गया तो वापस कभी लौटकर नहीं आने वाला। इसीलिए हमें समय का सम्मान करते हुए और उसका आदर करते हुए उसका हमेशा पालन करना आना चाहिए। छठा सिद्धांत जुड़ा हुआ है गुलाब के फूल से, जिसे सुनकर उस पहलवान को होश आया था कि जो लोग दूसरों को फूल देते हैं अक्सर उनके हाथों में फूलों की खुशबू रह जाती है, और यही खुशबू दर्शाती है एक सामाजिक कारण को। भले ही आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, दूसरों की मदद करने से जो सुकून मिलता है ना, उसकी कीमत आप नहीं लगा सकते। इसीलिए दुनिया के सबसे अमीर लोग दान पुण्य करके अपने मन को संतुष्ट करते हैं।
तो यदि आपको भी यही सुख चाहिए तो दूसरों की मदद करना सीख लीजिए। एक मशहूर कहावत है, कर भला तो हो भला। बस यही कहावत इस सिद्धांत को दर्शाती है। हमें अच्छाई का काम कभी छोड़ना नहीं चाहिए और किसी अच्छे काम के बदले अच्छे फल की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। हमें बिना किसी स्वार्थ के भलाई का काम करना चाहिए, तभी हमारी अंतरात्मा को जो खुशी मिलेगी उसे हम चंद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 7वां सिद्धांत। तो आखिरकार इस कहानी का आखिरी यानी कि जीवन का 7वां सिद्धांत जुड़ा हुआ है कहानी के नायक के रास्ते से। ये हीरे कुछ और नहीं बल्कि जिंदगी के वो छोटे छोटे पल हैं जो हमें ढेर सारी खुशियां देते हैं, लेकिन हम अक्सर इन्हें नजरअंदाज करके अपने अतीत के बारे में सोच सोच करके दुखी हो जाते हैं या फिर अपने भविष्य के लिए परेशान, और इन सब में हम अपने आज को जीना भूल जाते हैं। फिर चाहे वो अपने परिवार के साथ समय बिताना हो या अपने बच्चों के साथ खेलना या फिर किसी दोस्त के साथ एक कप चाय पीना हो, ये सभी हसीन पल हमारी जिंदगी में उन अनमोल हीरो की तरह होते हैं जिन्हें हमें संभाल कर रखना चाहिए। तो कामयाबी के लिए कभी भी अपनी खुशियों का गला मत घोटिए। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, जीवन के उसी रास्ते पर चलते चलते तुम्हें अपनी खुशियों का एहसास जरूर होगा, क्योंकि खुशियां ढूंढने से नहीं मिलती, बल्कि हर छोटी छोटी चीज में इस खूबसूरत एहसास का आनंद लिया जा सकता है।